जय हिंद दोस्तों। लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हमने जो क्लास शुरू किया है हिंदी का, और इस क्लास के अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कारक। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। कारक किसे कहते हैं? हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चंस कारक से पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे यूपी टेट का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, सुपर टेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ पे हिंदी है सिलेबस में, वहाँ पे कारक से क्वेश्चन आना आपका तय है। तो आज इसी को समझना है कि कारक किसे कहते हैं। देखिए, कारक पहली बात संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का रूप होता है। ये या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम, और इसका संबंध किससे होगा दोस्तों? क्रिया से होता है। तो संज्ञा सर्वनाम का ऐसा रूप होता है जिसका संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी कार्य को करने वाला कारक, यानी कि जो भी क्रिया के साथ मुख्य भूमिका में है वही कारक है। क्रिया के साथ जो मुख्य भूमिका निभाता है, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर संज्ञा या सर्वनाम का कोई शब्द है जिसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से जाना जाए, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिया अगर आप पहचान रहे हैं, वीडियो पीछे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। क्रिया अगर समझ रहे हैं तो क्रिया का सीधा संबंध जिससे है वही क्या है दोस्तों? कारक है, चाहे वो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो। ठीक है, और कारक को प्रकट करने के लिए ना संज्ञा और सर्वनाम के साथ कभी कभी कुछ चिन्ह लगते हैं, कभी कभी नहीं लगते हैं। तो जो चिन्ह लगते हैं ना, उन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? विभक्तियां कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो दो चीज हम समझ गए, एक कारक यानी क्रिया से संबंध रखने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद, और दूसरा विभक्ति यानी कि कारक के साथ जो चिन्ह लगता है उसे क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? कारक आपको समझ में आ गया होगा, विभक्ति आप समझ गए होंगे। अब हम चलना चाहते हैं कारक के भेद की तरफ। कारक के कितने भेद होते हैं, उससे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि पेड़ पर फल लगते हैं। पेड़ पर फल लगते हैं, तो यहाँ पे पेड़ का संबंध किससे है? क्रिया से, लगते हैं। तो पेड़ क्या हो गया दोस्तों? आपका कारकी पद हुआ, और ये पर जो है ये चिन्ह है, कारक के साथ चिन्ह लगा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। ठीक, तो पहली बात तो आपको ये निकालना है कि क्रिया के साथ किसका संबंध है? पेड़ का संबंध है क्रिया के साथ। ठीक, तो पेड़ क्या हो गया? कारकी पद हो गया, और पर क्या है? संबंध सूचक शब्द है, यानी कि ये बताएगा विभक्ति। ठीक है, अब आगे हम बात करना चाहते हैं कारक के भेद, यानी कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद माने गए हैं, यानी 8 कारक हैं। पहला है आपका कर्ता कारक, दूसरा है आपका कर्म कारक, तीसरा है आपका करण कारक, और चौथा है आपका संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठवां है संबंध कारक, सातवां है आपका अधिकरण कारक, और आठवां है आपका संबोधन कारक। ये 8 कारक हैं दोस्तों। इन आठों के बारे में हम लोग अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कर्ता कारक किसे कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? देखिए, कर्ता कारक का मतलब समझिएगा। ठीक, संज्ञा या सर्वनाम, ये दो ही चीज है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि ऐसा लगे कि कोई संज्ञा या सर्वनाम पद है जो क्रिया यानी वो काम कर रहा है, क्रिया पे संबंध डाल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहते हैं। इसकी पहचान के लिए एक शब्द है ने, कर्ता ने। कर्ता का चिन्ह कौन सा हो गया दोस्तों? ने हो गया। तो अगर ने शब्द आता है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है
कि ने शब्द नहीं आता है, अर्थात लुप्त हो जाता है, तब भी आपको ये समझना है कि क्रिया पे संज्ञा या सर्वनाम का वो शब्द जो क्रिया के साथ ऐसा लगे कि नहीं वो लगा हुआ है, कार्य कर रहा है, ठीक ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्ता कारक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि रमेश ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे एक और पहचान होती है, जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ी। अब पुस्तक है, उसको पढ़ना है, तो अगर आप पढ़ने का काम देखें तो कौन कर रहा है, पूछ सकते हैं कौन पढ़ा, तो रमेश पढ़ा। तो रमेश का संबंध किससे निकल के आ रहा है, पढ़ने से। तो दोस्तों रमेश क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया, और ने क्या है, यहाँ पे विभक्ति का चिन्ह। लेकिन दूसरे वाले उदाहरण में देखिएगा, इसमें विभक्ति नहीं है। सुनील खेलता है, अब यहाँ पर भी आप प्रश्न कर सकते हैं कौन खेलता है, तो आंसर आएगा सुनील। तो आपको प्रश्न किससे करना है दोस्तों, कौन से। तो जब आप कौन से प्रश्न करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वही कर्ता कारक, ठीक है। मोहन ने पत्र पढ़ा, कौन पढ़ा, मोहन पढ़ा। या आप कह सकते हैं किसने पत्र पढ़ा, मोहन ने पत्र पढ़ा। जिसमें ने आ रहा है ना दोस्तों, वो तो आसान है। पक्षी उड़ता है, कौन उड़ता है, तो आंसर होगा पक्षी उड़ता है। तो ये ऐसे आप पहचान कर सकते हैं कर्ता कारक की, ठीक है। जैसे इसमें कौन, रमेश, सुनील, पक्षी, ये सब क्या है दोस्तों, कर्ता कारक हैं। क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम समझते हैं कर्म कारक किसे कहते हैं। अब देखेंगे कर्म कारक के बारे में। देखिए, कर्ता कारक और कर्म कारक में पहचान करना आपको जरूरी है। जैसे देखिए, कर्ता का चिन्ह ने होता है, तो कर्म का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, को होता है। और ये कर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। कभी कभी को का लोप हो जाता है, को नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको वहां पे फर्क करना पड़ेगा कि कर्ता है कि कर्म है, ठीक ना। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम अगर कोई काम कर रहा है तो उसका फल, क्रिया जो हो रही, जो काम हो रहा है, उसका प्रभाव या फल जिस पर पड़े उसे कहते हैं कर्म कारक, ठीक है। चलिए कर्म कारक के उदाहरण देखते हैं। जैसे उसने सुनील को पढ़ाया, उसने सुनील को पढ़ाया। ये दोस्तों उदाहरण समझिएगा कि इसमें एक शब्द है उसने सुनील को, तो यहाँ पे आ जा रहा है को न, तो जिसमें को है वो तो पहचानना आसान है कि उसने सुनील को पढ़ाया। तो अगर आप पूछ सकते हैं उसने किसको पढ़ाया, तो आंसर आएगा सुनील को। अब पढ़ने का काम कौन कर रहा है दोस्तों, सुनील कर रहा है, ठीक ना। पकड़ा, मोहन ने चोर को पकड़ा, मोहन ने किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। तो यहाँ पे पढ़ने का जो काम है वो कौन कर रहा है, सुनील। पकड़ाया कौन, चोर पकड़ाया। देखा किसको, लड़के को देखा। अभी देखिए, कविता पुस्तक पढ़ रही है, कविता पुस्तक पढ़ रही, इसमें को नहीं है। अभी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कविता पुस्तक को पढ़ रही है। तो पढ़ने का संबंध किससे, पढ़ तो रही है कविता, लेकिन ये पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पे पड़ रहा है, ठीक ना दोस्तों। तो जब ये आएगा तो उसे हम कहेंगे कर्म कारक। अभी देखिए कुछ एक नोट पॉइंट समझ लीजिएगा। कहना, पूछना के साथ से प्रयोग होता है, इसके साथ को का प्रयोग नहीं होता है। आपको यहाँ पे भी समझना है। कभी कभी कबीर ने रहीम से कहा, अब यहाँ पे को नहीं आ सकता। मोहन ने कविता से पूछा, ये को नहीं आएगा, से आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये कहना किससे कहा जा रहा है, रहीम से। पूछा किससे जा रहा है, कविता से। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्म कारक होता है। मेरे ख्याल से आप कर्ता और कर्म में डिफरेंस समझ गए होंगे। अभी जो हम लोग क्वेश्चन सेशन करेंगे ना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, तो वहाँ पे भी आपको ये और क्लियर होता जाएगा कि कर्म क्या है, कर्ता कारक कब हो रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा टर्म होगा, करण कारक। करण कारक, ये देखिए करण कारक की मुख्य पहचान याद रखिएगा, से अथवा द्वारा, ठीक ना। और ये तो ठीक है, चिन्ह आप समझ जाएंगे, चिन्ह मिल गया तो ठीक है, चिन्ह नहीं मिला तो प्रॉब्लम होगी, ठीक ना। अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसके लिए किसी न किसी चीज की जरूरत तो होगी ना। जैसे कोई खेल रहा है तो गेंद से खेल रहा है, तो यहाँ पे जिस साधन की जरूरत होगी उसी को हम क्या कहेंगे, करण कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए,
कर्ण कारक के उदाहरण की अगर बात कर ली जाए तो रहीम गेंद से खेलता है, रहीम गेंद से खेलता है, तो इसमें कौन सा कारक है? कर्ण कारक है। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है या लाठी से मारता है, तो दो शब्द याद रखिएगा, से और द्वारा। और एग्जाम में इतना कठिन नहीं पूछा जाता है कि आप इसको ना लगा पाए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ गेंद से और लाठी द्वारा कर्ण कारक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। संप्रदान कारक, हाँ इसके लिए भी देखिएगा, संप्रदान कारक का मतलब है कि क्रिया किसके लिए की जा रही है, वहां पे संप्रदान कारक होगा। जिसके लिए क्रिया की जाएगी वहां पे क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। देखिए इसमें पहचान क्या है? के लिए, इसका शब्द है कर्ण, उसमें के लिए इसका पहचान है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, को प्रयुक्त हो सकता है, के लिए इसका चिन्ह होता है। जैसे कर्ण कारक के उदाहरण है, ये संप्रदान कारक के उदाहरण है। सुनील रवि के लिए गेंद लाता है, के लिए। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, माँ बच्चे को खिलौना देती है। कभी कभी को भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में क्या आएगा? के लिए। तो वहां पे आप समझेंगे कि ये क्या है? संप्रदान कारक है, ठीक ना। अभी संप्रदान की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि संप्रदान का मतलब है कि क्रिया जिसके लिए की जा रही है। खिलौना देना किसके लिए हो रहा है? बच्चे के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक है बच्चे को, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट है अपादान कारक किसे कहते हैं। देखिए ये बहुत आसान होता है। अपादान का अर्थ होता है अलग होना, यानी अलगाव का भाव होना। अगर कोई संज्ञा या सर्वनाम से ऐसा लगता है कि किसी वस्तु को अलग किया जा रहा है या अलग हो रही है, तो वहां पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। इसमें चिन्ह होता है से, लेकिन जैसे कर्ण कारक का भी चिन्ह से है, लेकिन अपादान कारक का भी चिन्ह से है, लेकिन अंतर क्या है कि अपादान कारक में अलगाव की भावना होती है, कर्ण कारक में जुड़ना यानी सहायता के लिए, और अपादान में अलग होने की भावना होती है। ऐसा आपको सेंटेंस में सोचना पड़ेगा, ऐसा कर लेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए अपादान कारक के उदाहरण, हिमालय से गंगा निकलती है। अब हिमालय पर्वत है, वहां से निकलकर अलग हो रही है गंगा, तो अलगाव हुआ। वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरा यानी कि वृक्ष से अलग हुआ, तो यहाँ पे अपादान कारक है। राहुल छत से गिरता है, छत से गिरना मतलब छत से अलग हो जाना, तो यहाँ पे हो गया अपादान कारक। तो इसमें हिमालय से, वृक्ष से, छत से, इन सब में कौन सा कारक है दोस्तों? अपादान कारक है, ठीक है। अगला जो है हमारा वो है संबंध कारक। संबंध कारक किसको कहेंगे दोस्तों? समझिएगा संबंध कारक क्या है। देखिए संबंध कारक का मतलब है कि संबंध प्रतीत होता हो, यानी संबंध बताया जाता हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए तो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है का, की, के, ये इसके मुख्य पहचान है। लेकिन मुख्य पहचान तो ठीक ही है, लेकिन आपको क्या समझना है कि भाव पकड़ना है। अगर संबंध की बात हो रही है तो संबंध कारक, जैसे राहुल की किताब मेज पर है। अब राहुल एक संज्ञा है, किताब एक संज्ञा, इन दोनों में संबंध हो गया कि राहुल की किताब मेज पर है, सुनीता का घर दूर है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में संबंध बताया जा रहा है, तो इस वजह से क्या है यहाँ पे संबंध कारक होगा, ठीक ना। संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित करता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा वो है अधिकरण कारक, ठीक ना। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक की पहचान है में और पर, में और पर, यानी कि जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण समझ लीजिए, माँ घर पर है, माँ या घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों ना कि
मतलब कि क्रिया का आधार बताया जा रहा है। इसका चिन्ह याद रखिएगा, में और पर। तो ये दोनों चिन्ह जब आपको मिले तो समझिए कि वहाँ पे अधिकरण कारक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कर्ता कारक, कर्म कारक, बाकी कारक तो आप ऑप्शन में हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लेंगे। जब प्रश्नोत्तर कराया जाएगा, प्रैक्टिस सीरीज होगी, तो हिट एंड ट्रायल मेथड आएगा। ठीक है दोस्तों। अभी अगला है हमारा संबोधन कारक। ये तो बहुत आसान होता है कि अगर किसी को पुकारने या सावधान करने या उसका ध्यान आकर्षित करने की बात हो तो वहाँ पे संबोधन कारक होता है। इसका संबंध न क्रिया से न किसी दूसरे से होता है, बल्कि वाक्य से अलग होता है। और सबसे खास बात कि संबोधन कारक का कोई कारक चिन्ह नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। संबोधन कारक के उदाहरण समझ, जिससे मान लीजिए कि कहा जाए खबरदार, तो ये संबोधन कारक हो गया। रीना को मत मारो, एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पे एक साइन लगता है, ऐसे वाला साइन अगर आपको विस्मयादिबोधक वाला साइन मिलता है तो वहाँ पे मैक्सिमम संबोधन कारक होता है। रमा, देखो कैसा सुंदर दृश्य, यहाँ पे पहले ध्यान अपनी तरफ खींचने की बात है, पुकारने की बात है, तो वहाँ पे संबोधन कारक होता है। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा सा एक दो पॉइंट और समझेंगे। विभक्तियों की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, पहली विशेषता ये है कि विभक्ति का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए यह स्वतंत्र होती है। विभक्ति बिल्कुल स्वतंत्र होती है। दूसरा है कि जब विभक्तियां सर्वनाम के साथ आती हैं तो इनके साथ मिलकर अपना रूप बदल लेती हैं। विभक्ति परिवर्तन जिसको कहते हैं, मेरा, उन्हें, अपना, उन्होंने, ये सब क्या है, विभक्ति अपना रूप बदल रही है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि विभक्तियां हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के साथ आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कारक का एक टॉपिक है जो कि मैं यहाँ पे ख़त्म कर दिया हूँ, आप इसको समझिएगा ना। और प्रैक्टिस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस अगले क्लास में होगा। तो अगले क्लास में हम लोग कम से कम 40-50 एमसीक्यू करेंगे कारक से संबंधित, तो वहाँ पे आपको और क्लियर होता जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास इतना है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।